हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। यूपी बोर्ड ने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की जो तारीखें हैं वो निश्चित कर दी हैं। 10th और 12th के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ कर दी गई है बोर्ड के द्वारा। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर के कुछ दिन और दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेहनत करने के लिए। हमारे पास अभी सिलेबस बहुत है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें और मेहनत करें जिससे तुम्हारे अच्छे अंक आ सकें। अच्छे अंक आने के लिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो आइए हम इसी क्रम में अपना एक नया टॉपिक जो है कार्बनिक रसायन का, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। तो अभी तक हमने पिछली वीडियोस में कार्बनिक यौगिक पढ़ लिए थे, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ लिए थे, कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं, कैसे उनके हम अणुसूत्र लिख सकते हैं, संरचना सूत्र लिख सकते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। अब हम इनके कुछ गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कार्बन के जो गुण हैं उनमें सबसे पहला गुण है कार्बन के यौगिकों का दहन। दहन क्या होता है? जब हम किसी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं, जलेगा कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो वायु की उपस्थिति में जलता है। तो अगर हम किसी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुआं। किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ को अगर जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे अगर हमने कार्बन को ही ले लिया, कोयला को ही ले लिया, और कोयला को अगर हम जलाएंगे तो जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अगर इसका दहन होता है, इसका अगर दहन कराएंगे हम, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे हमने कार्बन का कोई यौगिक ले लिया, CH4 ले लिया, CH4 का नाम पता है क्या होता है? मैथेन। CH4 ले लिया, इसको अगर हमने जलाया तो जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसके दहन से क्या प्राप्त होगा? हमें CO2 प्राप्त होगा और जल वाष्प बनेगा। यहां ऊष्मा लिख देते हैं, ऊष्मा भी निकलेगी, प्रकाश भी निकलेगा। ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, प्रकाश भी निकलता है। यहां CO2 और H2O वाष्प भी बनेगी। ठीक है, इनको बैलेंस भी करते जाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 इधर कर दो, दूनी 4। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2 और 2 4। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और भी कोई कार्बनिक यौगिक ले लो, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, इसका दहन कर दो वायु की उपस्थिति में। तो इसके दहन से भी क्या प्राप्त होगा? हमें वही कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जलवाष्प और ऊष्मा। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए कार्बन इधर कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने? इधर हैं 3, 2 5 1 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 और 3 7, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। इधर कितने हैं? 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 1 ही है 7, बराबर हो गए। इस तरीके से हम दहन के द्वारा, कार्बनिक यौगिकों के दहन से हम क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें जलवाष्प और ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा कार्बनिक यौगिकों का जो गुण है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन का जुड़ना। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। या हाइड्रोजन का कम हो जाना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो अगर हम कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें ऑक्सीजन को जोड़ना होगा, और ऑक्सीकरण जोड़ने के लिए कुछ पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे जो ऑक्सीकरण कराते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक अभिकर्मक कहा जाता है। तो अगर हम कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया कार्बनिक
यौगिकों के ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो किसी ऑक्सीकारक अभिकर्मक के उपस्थिति में होगी। जैसे हम क्या करें, हम अल्कोहल ले लें, हमने यहां ले लिया CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लिया। एथिल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं तो ये ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में होती है, या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हो जाती है। तो ये जो अम्लीय K2Cr2O7 है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ये एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, ये इसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, जिससे अल्कोहल से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है CH3COOH। इसे कहते हैं हम एथिल अल्कोहल, और यह है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक। और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल लिख दो, एसिटिक अम्ल, यह है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। तो एथिल अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण के बाद योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन जिसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी कार्बनिक यौगिक किसी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो योगात्मक अभिक्रिया हम कराएंगे वो हाइड्रोजन के साथ योग कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ योग। तो जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग करते हैं, योग करके, हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं हम। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका हाइड्रोजन का योग करा दें तो क्या प्राप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण हम ले लेते हैं वसीय अम्ल या वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। जो वनस्पति तेल होते हैं, अगर हम इसे हाइड्रोजन या इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा दें, तो वनस्पति तेल से क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेलों से क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। तो वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वनस्पति तेलों के अगर हाइड्रोजनीकरण करा दें तो उससे क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या हम और कोई अभिक्रिया, जैसे हमने एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ले लिया, डबल बॉन्ड वाला कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसमें हम हाइड्रोजन का अगर हम ऐड करा दें Na की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, तुम्हारा एथीन है, और एथीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बन जाते हैं, एथेन बन जाते हैं, एथेन। कोई भी एल्कीन लेने, किसी भी एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से या हाइड्रोजन के योग से क्या बनेगा, तुम्हारा एल्केन बन जाता है। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया ले लेते हैं हम। तीसरी अभिक्रिया हो गई। चौथी अभिक्रिया है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है उसी को हम करेंगे, ज्यादा
अभिक्रियाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है जब किसी अभिकारक से किसी परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु के द्वारा, मतलब दूसरे अभिकारक का परमाणु किसी अभिकारक के परमाणु को हटा दे, तो प्रतिस्थापन होता है। जैसे हम यहाँ एल्केनों का प्रतिस्थापन करते हैं, तो हमने यहाँ मैथेन ले लिया CH4। CH4 का अगर हम क्लोरीनीकरण कर दें, क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में। तो जब हम मैथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो क्लोरीन क्या करती है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। तो यहां बन जाता है CH3Cl और HCl। और ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब तक मैथेन में हाइड्रोजन का परमाणु रहेगा। तो फिर से CH3Cl का क्लोरीनेशन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को हम Hν भी लिख सकते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं, हम Hν लिख दो। तो यहाँ से फिर Cl हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी, तो यहाँ बन जाएगा CH2Cl2HCl। और ये अभिक्रिया फिर से करा दो, CH2Cl2। ये अभिक्रिया अपने आप तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ Hν लिख दो और यहाँ हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। फिर से हो जाएगी ये अभिक्रिया CHCl3 और Cl2, Hν की प्रेजेंस में। Hν का मतलब फोटोन, मतलब प्रकाश की ऊर्जा, मतलब प्रकाश। तो ये हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। इस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये मैथेन है, मैथेन। तो ये मैथिल क्लोराइड है, मैथिल या क्लोरोमैथिल है, मैथिल क्लोराइड कहते हैं इसे, मैथिल क्लोराइड। ये डाइक्लोरोमैथेन है, इसे हम डाइक्लोरोमैथेन कहते हैं, डाइक्लोरोमैथेन। और इसे ट्राइक्लोरोमैथेन, ट्राइक्लोरोमैथेन। और इसे टेट्राक्लोरोमैथेन कहते हैं, टेट्राक्लोरोमैथेन कहते हैं। ठीक है, ये थे तुम्हारे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। अब कार्बनिक यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा यौगिक नहीं है, सिर्फ 2 ही यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। एक तुम्हारा एथिल अल्कोहल है और दूसरा है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल। ठीक है, मिटा देते हैं इन्हें। कार्बनिक यौगिकों, या सिर्फ हम यहाँ लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें से सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड में जो आता है या MP बोर्ड में जो आता है, वो है तुम्हारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका जो अणुसूत्र है वो है C2H5OH, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, ये बनता कैसे है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की बात हो रही है। तो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए हमें आगे की क्लासें हैं। तो सीधा सीधा बनाने की विधियाँ इसकी लिख लेते हैं हम, बनाने की विधियाँ। ज़्यादा अभिक्रियाएं नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड से कर सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड से। एथिल अल्कोहल है तो एथिल ब्रोमाइड से ही प्राप्त, एथिल से ही प्राप्त होगा, एथिल समूह से ही। एथिल ब्रोमाइड होता है तुम्हारा C2H5Br। जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया
किससे करा देते हैं, HBr से करा देते हैं, वो जलीय KOH से करा दें, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तब हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5OH प्लस KBr। ये हो गया तुम्हारा एथिल अल्कोहल। इसे एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम है। तो ये बनाने की ये विधि हो गई। हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करा देंगे तो C2H5OH। इसका जो OH है, OH किसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, Br को प्रतिस्थापित कर देगा, OH यहाँ जाएगा, OH कहाँ गया, Br की जगह, और Br चला गया OH की जगह, बस एथिल अल्कोहल बन गया। दूसरी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के बाद हम इसे बना सकते हैं किसी एल्कीन द्वारा, एथीन के द्वारा बना सकते हैं, एथीन से बना सकते हैं। एथीन से बनाने के लिए हमें 2 स्टेप में यह अभिक्रिया करनी होगी। सबसे पहले जो एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया हम HBr से कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, HBr से। ये HBr से जो अभिक्रिया होगी ये एडिशनल रिएक्शन होगा। एडिशनल रिएक्शन में H एक कार्बन से दूसरे कार्बन से Br, ज़्यादा डीपली नहीं अब इस अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ हम H को एक कार्बन से जोड़ देंगे, Br को दूसरे कार्बन से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और CH2Br, बन गया तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड से फिर से ये वाली अभिक्रिया करा दो, यहीं आगे लिख देंगे जलीय KOH, जलीय KOH से इसकी अभिक्रिया करा दो तो OH Br को यहां से हटा देगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KBr इसमें से अलग हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा एथिल अल्कोहल। ठीक है भाई, और भी अभिक्रिया है, हम इसे तीसरी अभिक्रिया है, हम इसे एथिल एसीटेट से बना सकते हैं, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से कैसे बन सकता है, ये दोनों में काम आएगी, एथिल अल्कोहल बनाने में भी और कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल बनाने में भी। एथिल एसीटेट से कैसे बन सकती है, एथिल एसीटेट होता है तुम्हारा CH3 COO C2H5, ठीक है। इसका हम जल अपघटन करा दें, HOH से इसकी अभिक्रिया करा दें, HOH से क्या होगा यहाँ पर, HOH से अभिक्रिया कराने पर, जल अपघटन कराने पर CH3 COO नेगेटिव और C2H5 प्लस बनेगा, तो H आ जाएगा इसके साथ और OH आ जाएगा C2H5 के साथ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो इससे एसिटिक अम्ल भी बनता है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल, और एथिल अल्कोहल भी बनता है, एथिल अल्कोहल। तो ये हमारे 3 बनाने की विधियां हो गई। वैसे तो और भी हैं लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं से बना लेंगे, ठीक है। और एक और अभिक्रिया है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, वो भी देख लेते हैं, उससे भी जरूरी है, ठीक है। फर्मेंटेशन से भी है, जिसे किण्वन कहते हैं, किण्वन अभिक्रिया, किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन किण्वन द्वारा। किण्वन में क्या होता है, हम गन्ने का रस ले लेते हैं, गन्ने का रस, गन्ने का रस समझते हो, सुक्रोज जिसे कहते हैं, चीनी। तो हमने गन्ने का रस ले लिया, गन्ने का रस क्या होता है C12H22O11, जिसे सुक्रोज कहते हैं, चीनी कह सकते हो तुम इसे, सुक्रोज। सुक्रोज का हमने जल अपघटन कर दिया, जल में डाल दिया, इसको छोड़ दिया डाल के, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम होंगे जैसे इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज
इन्वर्टेज जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में ये काफ़ी दिनों तक रखा रहेगा और ये सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें से एक में से ग्लूकोज, एक को ग्लूकोज कहते हैं और एक को फ्रक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ सकते हो, अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अभी काम की चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है इसका फिर से एंजाइम की प्रेजेंस में इसका विघटन हो जाता है। ये जाइमेज की उपस्थिति में होता है, जाइमेज, जिससे यहाँ क्या बनेगा C2H5OH और H2O, C2H5OH और H2O। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, एक साइड को हो जाते हैं। नोट कर लिया। यहाँ थोड़ी चेंज कर लेंगे, H2 ने CO2 बनता है, CO2 बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो ना। ठीक है, ये थी भाई एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। अब हम इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करें। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं, ये जल में विलेय होता है, किसी भी अनुपात में जल में विलेय होता है। ठीक है, और दूसरा इसका भौतिक गुण क्या हो जाएगा, ये ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और इसका भौतिक गुण क्या हो जाएगा, ये मादक पदार्थ होता है, मादक पदार्थ है ये, इसके सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, एथिल अल्कोहल। ये भौतिक गुण हो गए। अब रासायनिक गुण इसके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से करा देते हैं। जो एनसीईआरटी में है उनसे ही सब उन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि ये भी हल्का सा अम्लीय होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होता, अम्लीय होता है लेकिन इसकी अम्लीयता जल से भी कम होती है। ठीक है, तो अगर हम एथिल अल्कोहल ले लें CH3CH2OH और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से करा दें Na से, तो Na क्या बन जाता है यहाँ पर, CH3CH2ONa। इसे सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं और यहाँ पर क्या होगा, H2, इसे सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। एक सॉल्ट होता है, एक लवण है, तो यहाँ सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। दूसरी इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल की किससे करा दें, एस्टरीकरण इसका लिख देते हैं, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण।
ये अभिक्रिया कई बार पूछी भी जाती है। एस्टरीकरण क्या है? एस्ट्रिफिकेशन। एस्टरीकरण क्या होता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में मिलाने पर एस्टर बनते हैं, एस्टर बनता है, जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। तो हम क्या करें? एथिल अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, और इसमें एसिटिक अम्ल मिला दें, CH3COOH, और ये अभिक्रिया जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। इसमें सिर्फ कुछ ही बूंदें डाली जाती हैं H2SO4 की, जिससे यहाँ पर क्या बनता है? CH3COOCH2CH3। ठीक है, इसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। इसमें से CH3CO यहाँ तक, और ये बनता है CH3COO। ठीक, और H2। इसे हम एथिल एसीटेट कहते हैं। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसमें फलों जैसी गंध आती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है, फलों जैसी गंध आती है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रिफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहते हैं, और इसे कहते हैं हम एस्टर। ठीक है, नोट कर लें, मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं भाई। यही अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को ध्यान देना है। अगला रासायनिक गुण हम इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? एथिल अल्कोहल की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इसका निर्जलीकरण या सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। H2SO4 से क्रिया से, तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करानी है? सांद्र H2SO4 से। तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया दो तरीके से होती है, अलग अलग टेम्परेचर पर। पहला हम कराएंगे 443 केल्विन पर। ध्यान रखना है टेम्परेचर 443 केल्विन पर। अगर हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH3CH2OH एथिल अल्कोहल को 443 पर गर्म कर दें, 443 केल्विन पर गर्म कर दें, तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, इसमें से जल बाहर हो जाएगा, और इसके निर्जलीकरण से क्या बन जाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 इसमें से बाहर हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन। ध्यान रखेंगे, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बन जाता है, मतलब इसे हम H2SO4, ये अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होगी? H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी सांद्र, या H+ भी लिख सकते हो शॉर्ट में तुम इसे, H+ की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। H2SO4 मतलब H+ की उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, और क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी। दूसरी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 से ही कराएंगे, लेकिन टेम्परेचर होगा हमारा 413 केल्विन। अगर ये अभिक्रिया हम 413 केल्विन पर कराते हैं, 413 पर, तब हमें ईथर प्राप्त होते हैं। और ये अभिक्रिया कैसे होती है? ये होगी CH3 या C2H5, कुछ भी ले लो अपनी सुविधा की दृष्टि से, C2H5OH, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से होगी, H2SO4 से, और 413 केल्विन पर। तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका नाम होगा C2H5HSO4 प्लस H2O। इसमें भी निर्जलीकरण होगा, इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है C2H5HSO4 फिर से एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करेगा C2H5OH से। टेम्परेचर हमारा इतना ही रहेगा 413 केल्विन, और इसमें से क्या होगा? C2H5OC2H5 बन जाएगा प्लस H2SO4 जो अभिक्रिया में प्रयोग हुआ था वो बाहर हो जाएगा, और इसे कहते हैं हम
डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 की। अगर 443 केल्विन पर कराते हैं तो एल्कीन बनेगी, 413 केल्विन पर कराते हैं तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर, मतलब ईथर बनते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या मिटा देते हैं इसे। अगली अभिक्रिया हम एमीन से करा सकते हैं, अमोनिया से करा सकते हैं, सॉरी अमोनिया से करा दो। यही अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल से जब पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल को पढ़ेंगे तो उससे भी करा सकते हैं। अमोनिया से करा दो। अमोनिया क्या होती है, NH3, तो C2H5OH की अभिक्रिया किससे करा दें हम, NH3 से करा दें, तब क्या हो जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगी और इसमें से H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं एथिल एमीन, एथिल एमीन। इसके उपयोग क्या है, इसके जितने भी मादक पेय पदार्थ हैं, नशीले पेय पदार्थ हैं, मतलब जितने भी शराब हैं, उन सब शराबों में इसका उपयोग होता है। एथिल अल्कोहल सबसे महत्वपूर्ण, उसका मुख्य पदार्थ है। तो सबसे मादक पेय पदार्थों में, मादक पेय पदार्थों में इसका उपयोग होता है। ये अच्छा विलायक है, विलायक के रूप में। विलायक मतलब कई सारी औषधियाँ, दवाइयाँ जो होती हैं, जो पानी में विलय नहीं होती हैं, तो एथिल अल्कोहल में उनका विलयन बनाया जाता है, तो विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा, इसका ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है, ईंधन के रूप में ये इसके उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा कार्बनिक यौगिक है एसिटिक अम्ल। स्क्रीनशॉट ले लें, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C+OH। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3C+OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का दूसरा यौगिक है एसिटिक अम्ल। बनता कैसे है, इसे पहले हम अल्कोहल से बना सकते हैं, अल्कोहल से पहले भी पढ़ लिया था, अल्कोहल से कैसे बनता है ये। अगर हम एथिल अल्कोहल ले लें CH3CH2OH और इसका हम ऑक्सीकरण करा दें, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, ये किसकी उपस्थिति में होगा, अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में, या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, या हम किसकी उपस्थिति में करा सकते हैं, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। ये जरूर याद रखने हैं, K2Cr2O7 और KMnO4 ये क्या है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति में अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बन गया। दूसरा हम किससे बना सकते हैं, एथिल एसीटेट से बना सकते हैं, एथिल एसीटेट से अभी बनाया था। एथिल एसीटेट हमने ले लिया CH3COOC2H5, इसका हम जल अपघटन करा दें, HOS से अभिक्रिया करा दें इसकी, तो H+ और यहाँ बन जाएगा पहले CH3COOH और C2H5OH, तो एसिटिक अम्ल यहाँ भी बन गया। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसे हम क्या कहते हैं, सिरका भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं, सिरका। इसे फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं, लिख लीजिए भाई, फर्मेंटेशन से बना सकते हैं।
इसके गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, बता देते हैं। इसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जो महत्वपूर्ण वो देख लें। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम किससे करा दें? एथिल अल्कोहल से करा दो, जिससे एस्टर बन जाते हैं CH3COOH की अभिक्रिया किससे बना दो? C2H5OH से करा दो एथिल अल्कोहल से, और किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन जाता है? एस्टर बन जाएगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, इसे क्या कहते हैं? एस्टर। ठीक है, और क्या बनेगा? H2O। ये तो महत्वपूर्ण है ही, कई बार हो चुकी, इधर से उधर उधर से इधर, तो इसे ध्यान रखना है। और हम इसकी अपक्रिया किससे करा दें? अमोनिया से करा दो, CH3COOH की अपक्रिया NH3 से करा दो, तो अमोनियम लवण बन जाता है एडिशनल रिएक्शन से CH3COONH4। इसे अमोनियम एसीटेट कहते हैं, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन जाता है। इसका अपचयन करा दो, रिडक्शन करा दो, CH3COOH का अपचयन करा दो, इसका अपचयन करा दो। अपचयन, अपचयन किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। ये इसके रासायनिक गुण हैं जो मुख्य हैं, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा ये वाला है, इसे ध्यान रखना है। इसके उपयोग, ये भी एक अच्छा विलायक है, और इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। रबर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह इसके हो गए उपयोग। तो कार्बनिक यौगिक सिर्फ अपने सिलेबस में 2 ही हैं, एक है तुम्हारा एथिल अल्कोहल और दूसरा है एसिटिक अम्ल। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।